मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो क्लास हैं उसको कर लिया जाए। इससे पहले मैं 2 टॉपिक यूट्यूब पर ऑलरेडी करवा चुका हूं। मुख्य जेपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए थोड़ी समय की कमी हो जा रही है। धीरे धीरे मैं हर चीज़ अपलोड कर दूंगा। आप लोग बस अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और सीखिए कि किस तरीके से उत्तर लिखा जाता है, किस तरीके से नोट्स बनाया जाता है, हर चीज़ सीखिए, है ना। और पर्सनल गाइडेंस 11वीं जेपीएससी में अगर आपको चाहिए तो भी टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। और भविष्य में कम स्कोर ना हो उसके लिए आप अभी से तैयार हो सकते हैं। बहुत फास्ट तरीके से वहाँ पर भी क्लासेस चल रहे हैं। जो लेट से भी ज्वाइन करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सारा वहाँ पर उपलब्ध है टेलीग्राम पर। लेट से आप ज्वाइन कीजिए, आज कीजिए, कल कीजिए, हर चीज़ मिल जाएगा जो भी वहाँ पर डाला गया है। यहाँ तक कि टेस्ट के रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे। और जैसे सीजीएल के लिए जो चाहते हैं तो टेस्ट की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है, सिर्फ टेस्ट की, है ना। वहाँ क्लासेस नहीं होंगे, कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन के नोट्स में तो दे रहा हूँ, लेकिन टेस्ट वहाँ भरपूर होंगे। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है तर्कशक्ति या मैथ या जीके में, तो वे ज्वाइन नहीं करें, दिक्कत आ सकती है। जिनको सिर्फ टेस्ट देना है, चूँकि ऑब्जेक्टिव रहेगा इसलिए सिर्फ टेस्ट देना है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए अब मुख्य परीक्षा में क्या क्या मैंने अलाउद्दीन खिलजी के लिए आप लोगों के लिए किया है उसको देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, पहले जैसा कि मैं फैक्ट्स डालता हूँ तो फैक्ट्स डाला गया है आप लोगों के लिए। एक मिनट, चलिए फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स, है ना। बादशाहत 2 स्तंभों पर आधारित होती है, शासन और विजय, ये बर्नी का कहना है। देखिए जो भी फैक्ट्स मैंने दिया है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव तो अभी फ़िलहाल पूरे नहीं दे पा रहा हूँ, वॉइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रहा है। जो ग्रुप में है उन्हीं को लाभ हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्द ही मैं प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूँ, ग्रुप में भी और आपके चैनल पर भी। निश्चिंत रहें आप लोग, मेहनत के सिवा कोई और विकल्प नहीं है, बस इतना जान लीजिएगा। केंद्र के सेना नायक का नाम कोतवाल था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। इक्के के टाइम में क्या था? कोतवाल था। 10,000 सैनिकों के प्रमुख को तुमन कहा जाता है। देखिए और भी लेवल थे, अलाउद्दीन ने बहुत सारे ये कर दिए थे, आप बोल सकते हैं कि विकेंद्रीकृत कर दिया था सेना का। सेना का क्या किया था? विकेंद्रीकृत किया था। सुल्तान अलाउद्दीन के काल में कितने सैनिक थे, एक यह इम्पोर्टेंट बनता है। और दूसरा जो सेक्शन है, 1 अस्पा और 2 अस्पा, ये भी थोड़ा सा समझने का चीज़ है जिन्होंने नहीं पढ़ा है। 1 अस्पा और 2 अस्पा, तो यहाँ पर 1 अस्पा का अर्थ होता है जिसके पास 1 घोड़े थे, और 2 अस्पा के पास ऐसे सैनिक जिनके पास 2 घोड़े थे। तो 1 घोड़ा वाला को कम वेतन मिलेगा, 2 घोड़ा वाला को ज़्यादा वेतन मिलेगा। तो 234 टंका जो था 1 घोड़े वाले को वेतन दिया जाता था। और ये वार्षिक था, वार्षिक लिखना जो है छूट गया है, आप लोग ऐड कर लेंगे। और 378 टंका था, ये रुपया की तरह था, समझ लीजिए लगभग। क्लियर। अब अगला जो है, अगला देखिए, अलाउद्दीन दीवानी रियासत। दीवानी रियासत जो था सबसे बड़ा अधिकारी था एक तरह से, समझ लीजिए मार्केट का। ये सब सीधा सीधा रट जाइए, सीधा सीधा आ जाएगा एग्जाम में, ज़्यादा कोई तनाव नाव नहीं लेना है। रट के एग्जाम में बैठिए, सीधा सीधा वहाँ पर आ जाएगा। गेहूँ 7.5 जितल प्रतिमन, चना चावल 5 रुपये, 5 जितल कर दीजिएगा इसको, है ना, रुपये नहीं होगा। जौ 4 जितल, शक्कर 1.5 जितल प्रतिमन। मन का अर्थ क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है 40 kg। शेर का अर्थ होता है 5 kg। घोड़ा और दास की श्रेणियों के अनुसार अलग अलग मूल्य निर्धारित किए गए थे। जब मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न नोट्स आने वाले हैं उसमें ये मिल जाएंगे, यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा गया है। नमक 2 जितल प्रतिमन, यानी कि 40 kg का 2 जितल लगभग लग जाता था।
अब यहाँ देखिए कपड़े के बाजार, कपड़े के बाजार में दिल्ली खज रेशम सबसे महंगा कपड़ा था। ये प्रश्न भी बन सकता है। 16 टंका का साधारण कपड़े हैं, चादर हैं, है ना। उसके बाद जो हम लोग आते हैं, उसके बाद जो है दिल्ली के आसपास जो बाजार नियंत्रण इसका था या पूरे साम्राज्य में था, तो ये पूरी तरह से लगभग अलग अलग शोध से सिद्ध हो चुका है कि पूरे साम्राज्य में नहीं था, है ना, केवल दिल्ली के आसपास था। एक अधिकारी का नाम आता है परवाना नवीस। जब महंगे महंगे कपड़े लेना हो या गुलाम को लेना हो तो उस स्थिति में परमिट किन से लेना होगा? परवाना नवीस से। दास दासियों के मूल्य को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और ये सब में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सीधा सीधा केवल रटने से नहीं होता है, समझे ना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। यानी कि जैसे सुंदर दासी है तो ज़्यादा मूल्य होगा, घर में काम करने वाली दासी है तो कम मूल्य होगा, सुंदर और युवा दास है तो ज़्यादा मूल्य होगा। ये सब सिंपल सा समझने का चीज़ है। इसके अलावा पशु के हुए, भेड़ बकरी के हुए, उसके भी अलग अलग मूल्य निर्धारित थे, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए आपका आ गया है मेंस टॉपिक। तो मेंस में मैंने जो कलेक्शन किया है इस सेक्शन में बाजार सुधार, बाजार नीति और सैन्य सुधार, यही चीज़ पढ़ना है। बाजार सुधार जब सिलेबस में दिया है इसका अर्थ नहीं है कि आप पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म को पढ़ने लगे अलाउद्दीन खिलजी का, वह गलत तरीका है, उसे नहीं करना है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ते हैं और कोई केवल बाजार सुधार और सैन्य सुधार पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इनका कंसंट्रेशन अधिक होगा, ये ज़्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए जो सिलेबस दिया है उससे बाहर जाने की एकदम ज़रूरत नहीं है, है ना। तो बाजार सुधार और अन्य सैन्य सुधारों के पहले जो मैंने लिख दिए हैं कारण। देखिए कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन जो मुख्य कारण था वो मुझे प्रतीत होता है अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा और दूसरा जो मंगोलों का अटैक हो रहा था निरंतर, तो उससे सुरक्षा के लिए एक समझ लीजिए कि एक सुरक्षा चक्र का ज़रूरत था। क्योंकि जब वह चित्तौड़ आंतरिक विजय तो कर रहा था लेकिन बाह्य अटैक के प्रति वह कहीं ना कहीं सशंकित था। अलाउद्दीन खिलजी, उसे लगता था क्या मैं मंगोलों का सामना कर पाऊंगा, उससे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। चित्तौड़ जीत करके वह लौटता है दिल्ली 1303 ईस्वी में। जैसे ही दिल्ली लौटता है 1303 ईस्वी में तरगी खान जो मंगोल नेता था वह अटैक कर देता है। अब स्थिति ऐसी हो गई अलाउद्दीन खिलजी की, उसमें सामना करने का साहस नहीं था। जो जस्ट चित्तौड़ जीत करके आया था वह सीरी के किले में 2 महीने तक छिपा रहा। हो सकता है कि उसकी कूटनीति रही हो, लेकिन उसके इस कृत्य की आलोचना भी उस समय की गई थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के इस कृत्य के कारण ही दिल्ली की जनता एक तरह समझ लीजिए पूरे साम्राज्य की रक्षा हो पाई थी। लेकिन क्योंकि 2 महीने बाद मलिक तरगी जो था लौट गया था, है ना। कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे विद्रोह युद्ध की संभावना जो है बनी रहती थी। चूँकि बहुसंख्यक हिंदू थे और नया नया तुर्क मुस्लिम शासन स्थापित हुआ था, तो एक अलगाववाद की एक भावना तो थी ही दोनों धर्मों के बीच में, और दोनों एक दूसरे के प्रति सशंकित थे। न शासक विश्वास करता था अपनी बहुसंख्यक प्रजा पर, न बहुसंख्यक प्रजा अपने शासक पर। तो अंदर भी विद्रोह होने की पूरी संभावना थी और बाहर से मंगोल आक्रमण, दोनों तरफ से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत जो है खतरा था। और तीसरा जो था उसका एक चीज़ वह था कि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करना चाहता था। चूँकि वह एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, साउथ की ओर जीतना भी चाहता था, विश्व विजयी बनना चाहता था, बहुत सारे उसके भी सपने थे। हालांकि हर चीज़ को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन साउथ विजय उसने जरूर कर लिया। और इन सभी के लिए आवश्यक था कि एक बड़ा सेना रखा जाए, है ना। लेकिन अगर वह सेना को वेतन देने जाता तो उसके पास जितने पैसे थे वह तो 6 वर्ष में ही खत्म हो जाते अगर बड़ी सेना रखता। जैसा कि फरिश्ता ने कहा है कि 4,75,000 सैनिक थे। अब उतने सैनिकों को वेतन
कहाँ से दे पाता। क्लियर। इसलिए इसने उपाय निकाला मूल्य नियंत्रण का, मूल्य फिक्स कर दिया, उस हिसाब से उसने देखिए, अगर आता है आर्थिक सुधार का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो वेतन में कमी मत लिखेगा, इसका मुख्य लक्ष्य था मूल्य नियंत्रण, बस इतना ही जान लीजिएगा। क्योंकि इसको वेतन कम नहीं देता था, वेतन ठीक ठाक ही देता था, लेकिन जितना सुविधा उसने उतने वेतन में दे दिया। अगर मूल्य नियंत्रण नहीं रखता तो उसको लगभग उसका दोगुना वेतन देना पड़ता। तो उस स्थिति से अलाउद्दीन खिलजी बच गया, और उसके लिए बाजार सुधार इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका केंद्र में जो था, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उद्देश्य है ना, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, उद्देश्य। इसके केंद्र में क्या थे, तो केंद्र में जो थे सैन्य थे, वह पब्लिक को केंद्र में रख करके नहीं किया था। अलग बात है कि कुछ जनता के एक हिस्से को लाभ भी हो गया, क्योंकि और किस किस बुक में लिखा है, यहाँ पर बहुत सारा बुक का नाम नहीं लिखना है, 2 बुक काफ़ी है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा बुक लिखिएगा तो थोड़ा सा ये हो जाता है, इरिटेशन होता है परीक्षक को भी, ज़्यादा माने लगेगा उनको कि आप ज़्यादा ज्ञान दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरी तरह से सिविल सेवा का मेंस है, तो आपके विचार को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं परीक्षक, इसका हमेशा उत्तर लिखने के दौरान याद रखिएगा। तो दिल्ली की जनता को भले ही लाभ हो गई थी, लेकिन उसका केंद्र में कौन था, सैनिक। क्लियर। मध्यकालीन परिस्थितियों के लिए कहीं से गलत भी नहीं था, क्योंकि मध्यकाल में अगर सेना मजबूत नहीं रहती तो अंततः जो उसके साम्राज्य के निवासियों को भी दिक्कत होता, चाहे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक, सभी को इसमें प्रभावित होना था। क्लियर। यही सब लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर दिल्ली में लागू था या नहीं, उस संदर्भ में आपका दिया गया है पूरा डिटेल। तो कुछ विद्वानों के नाम लिख सकते हैं और अपने निर्णय फिर सुना सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं अपने निर्णय कि आप क्या सोचते हैं सारे पढ़ने के बाद। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण कैसे किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें तीनों बाज़ारों के बारे में आपको जो है क्लियरली बताना है। सराय अदल जो होता था कपड़ा बाज़ार होता था। यहाँ पर जो विशेष रूप से आपको ध्यान देनी है कि आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पर अच्छा करने की पूरी संभावना जो है यहाँ पर है, इतना ही जान लीजिए। यहाँ जैसे तालिका बनाना है, अगर आपको याद है, और ये स्केल का यूज कीजिएगा, है ना। मेरे पास थोड़ा सा समय का कमी है, इसलिए स्केल का यूज नहीं किया हूँ मैं, लेकिन आपको स्केल का यूज करना है। तालिका अगर अच्छी तरह से आप बना देते हैं तो परीक्षक बहुत ही प्रभावित होगा। और स्ट्रक्चर बनाने के दौरान ये नहीं भूल जाना है आपको, उत्तर लिखने के दौरान, कि आपको बीच बीच में लेखन शैली को भी दिखाना है, पॉइंट वाइज भी दिखाना है, साथ में लेखन शैली भी आपको कुछ बीच बीच में 2-4 लाइन लिख दिए जिससे वो प्रभावित होगा। यानी कि हर चीज़ का एक तरह से समझिए मिक्सिंग होना चाहिए। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ, मिक्सिंग होना चाहिए हर चीज़ का। एक बोरिंग टाइप का, बैचलर टाइप का आंसर नहीं लिखना है, सिंपल सा समझ लीजिए। जो बैचलर में आप लिखा करते थे उसको भूल जाइए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसा ही आपको आंसर लिखना है, फिर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए हर कुछ। और जैसे ही 15, 20, 25, 30 प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ देखिए अधिकारियों के बारे में विवरण दिया गया है। इसको आप यही तरीका से नहीं, किसी और भी तरीका से लिख सकते हैं। तरीका बहुत सारा है, बस दिमाग तो लगाइए, बहुत मज़ा आएगा। फिर समझ गए ना, जब सोचने लगिएगा मेंस का उत्तर लिखने में जितना मज़ा है किसी मेंस का उत्तर लिखने में जितना इंटरेस्ट है किसी और चीज़ में फिर आपको नहीं आएगा। पीटी का तैयारी करने में उतना मज़ा नहीं है, है ना, क्योंकि हर उत्तर के साथ आपके नॉलेज में वृद्धि होती जाती है। अब देखिए कपड़ा का जब बाज़ार आता है, कपड़ा का बाज़ार में कुछ कपड़ों का आपको लिख देना है। इसको तरह तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे मूड करता है लिखिए, दिखना चाहिए ज़बरदस्त, है ना।
और एग्जामिनर को काफ़ी सुविधा हो आपकी कॉपी चेक करने में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। मैं कुछ कैंडिडेट्स का जो बहुत ही अच्छा उत्तर लिख रहे हैं उनके कॉपी भी, जो टेस्ट दे रहे हैं उनके कॉपी भी यूट्यूब पर मैं प्रयास करूंगा कि डालूं, ताकि आप लोग भी समझ सकें कि अच्छा उत्तर कैसा होता है किसी भी प्रश्न का। बहुत सारे कैंडिडेट काफ़ी अच्छे उत्तर वहाँ पर लिख रहे हैं, तो उनमें से किसी एक की कॉपी आपको कभी ज़रूर शेयर करूँगा, जिससे आपको भी कुछ जानकारी मिलेगी। जिनको दिक्कत है, जिनको नहीं दिक्कत है, खैर कोई मैटर नहीं है, करते जाइए। तो इस टाइप से लेखन शैली को आपको बीच बीच में दिखाना है ना। अब देखिए, जैसे घोड़े, दास और मवेशियों के बाजार हैं, है ना। तो यहाँ पर जो घोड़ा, दास, मवेशी है, तो उसका आपको रेट लिख देना है, एक तालिका बना देना है ना। अलाउद्दीन खिलजी चेक किया करता था 40 से 60 दिनों में। तो यहाँ लेखन शैली आपका थोड़ा सा क्रिएट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है, नोट्स है। दास दासियों का कीमत जो है यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर आपको पशु मवेशी का कीमत दिखा देना है। यहाँ पर अच्छी तरह से आपको दिखाना है, इतना तो रटना ही होगा, क्योंकि इस बार के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न मेरे विचार से बन रहा है ना। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है आपके सिलेबस का, अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधार। तो यहाँ पर देखिए, आपका कोई भी उत्तर आएगा सैन्य सुधार से, तो जियाउद्दीन बरनी की फतवा जहांगीरी से आप शुरुआत कर सकते हैं। इन्होंने कहा था इस पुस्तक में, राजत्व 2 स्तंभों पर आधारित है, प्रशासन और सेना। क्लियर। राजत्व कितने स्तंभों पर आधारित है, शुरुआत किसी भी प्रश्न के उत्तर में कर सकते हैं, अगर इस टाइप का कुछ संबंधित रहे तो, सारे में नहीं कर सकते हैं। और क्यों सैन्य सुधार किया उस पर थोड़ा सा विवरण दे देना है। क्लियर। कब से सुधार किया, बाजार सुधार जो हुआ था उससे क्या संबंध था, सैन्य सुधार के अंतर्गत क्या क्या शामिल करेंगे, है ना, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, क्या क्या शामिल होंगे, दोनों इसी में आ चुका है। इस टाइप का आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं। विकेंद्रीकृत कैसे किया था, इसको देखिए, चारों लेवल और उसका हेड को क्या कहा जाता था। तो तरीका है, बहुत सारा तरीका है। फिर देखिए, वही रिपीटेशन हो रहा है आपका वेतन वगैरह। जब आप बार बार प्रैक्टिस करने लगते हैं तो बहुत सारा चीज़ देखिएगा कि रिपीटेशन होने लगा है। तो सेना में जो जो सुधार किया था पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, और बहुत सारा तरीका है। सन डायग्राम बनाइए, ट्री डायग्राम बनाइए, तालिका बना दीजिए, ईयर के साथ अगर कुछ दिया गया है तो वो आपको सोचना है ना, क्योंकि क्वेश्चन के हजारों तरीके हो सकते हैं। सिविल सेवा में ऐसा कभी मत कीजिए कि 50 ठो क्वेश्चन रट के निकल गए, आप नुकसान उठाएंगे और कभी नहीं पास कर पाएंगे मुख्य परीक्षा। क्लियर। जो सिलेबस है उसका इतना पार्ट जरूर अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, जितना पढ़ने के बाद आप पूरी तरह से सुरक्षित रहें और रिलैक्स होकर के एग्जाम हॉल में जाएं। एके से पूर्व, यानी कि एके मीन्स अलाउद्दीन खिलजी अक्सर गलत घोड़े या सैनिक की जगह अन्य व्यक्तियों को भेज दिया। घोड़े की जगह दूसरा घोड़ा, यहाँ पर मिसिंग थोड़ा है, खराब नस्ल का घोड़ा, और जो मूल सैनिक है उसकी जगह अन्य व्यक्तियों को भेज दिया जाता था। इसीलिए दाग और हुलिया व्यवस्था का शुरुआत कौन किया, अलाउद्दीन खिलजी। दाग में घोड़े के पीछे पुट्ठे पर दाग दे दिया जाता था गर्म सिक्के से, और चेहरा जो है हुलिया, जैसे तिल है, कटा का निशान है, जेपीएससी वगैरह मांगता है ना, तो उस टाइप का हुलिया। तो फोटो तो उस समय खिंचाता था नहीं, कैमरा तो था नहीं उस समय कि फ़ोटो खींच के साट देता, तो पॉसिबल तो था नहीं। इसीलिए हुलिया प्रथा जो है चलाया आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बहुत ही बड़ा सुधार था, इसी को लागू रखा आपका बाद में शेरशाह, अकबर, सभी ने लागू रखा। तो ये सब जो आपका अभी तक आपने जितना पढ़ा, कोई भी क्वेश्चन में एक अच्छा आपको भूमिका लिखना है, एक अच्छा जो है आपको निष्कर्ष लिखना है, और एक चीज़ आप और डाल सकते हैं सैन्य सुधार में अलग टाइप से। सिंपल लिख दीजिएगा, ये योद्धा थे, है ना, नुसरत, अल्प, उलूग, जफर, मलिक काफूर। तो ये नहीं हुआ सैन्य सुधार, गलत काट देगा परीक्षक। लेकिन
इस सैन्य सुधार में शामिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन योद्धाओं को परखने और श्रेष्ठ बनाने में अलाउद्दीन खिलजी का ही योगदान रहा। एक योग्य व्यक्ति ही अन्य योग्य व्यक्ति को परख सकता है, इसने योग्य व्यक्तियों को परखा, योग्य सेनापतियों को लाया अपनी सैन्य व्यवस्था में। समझ रहे हैं ना। तो ये भी सैन्य सुधार में अब शामिल हुआ। सिर्फ नाम लिख दीजिएगा हो गया, है ना। रेलवे एसएससी बैंकिंग टाइप का वो नहीं चलेगा। सिविल सेवा है, हर जगह समझाइए और अपने विचार। क्लियर। तो ये नोट्स था, ये जो था आपका नोट्स था। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या संभव है इस सेक्शन से। चलिए देख लीजिए कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला जो प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी, के मीन्स अलाउद्दीन खिलजी, आप लोगों को फुल ही लिखना है एग्जाम में, के द्वारा सैन्य सुधार पर टिप्पणी करें। यहाँ पर टिप्पणी करें हैं 20 मार्क्स, लगभग 350 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर किसी भी अपना जो है संक्षिप्त राय जरूर देना है। टिप्पणी लिखने का अर्थ है राय जरूर देना है। सैन्य सुधार के बारे में आगे लिख दीजिए। तो उत्तर इसका कैसे लिखना है, पहले बरनी का जो मैंने स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले बताया है उसको आपको लिखना है, उससे आप एक अच्छा शुरुआत दे सकते हैं। फिर सैन्य सुधार में जितने भी बताए गए आपको कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सैन्य सुधार किए थे तो उन सारे का विवरण आप दे दीजिए। और तीसरे स्टेज में आपको टिप्पणी देना है। समझ गए ना। अभी टिप्पणी क्या होता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जैसे आप किसी भी प्रखंड के वीडियो हैं और आपके प्रखंड के किसी गांव में कुछ युवकों की मृत्यु हो गई है नशीले शराब पीने के कारण, तो आपके पास पत्रकार आया है और आपसे पूछता है, सर मैडम नशीले शराब पीने के कारण 5 जनजातीय युवाओं की जो मृत्यु हो गई है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है ना। तो क्या आप बोलेंगे? ऐसा तो नहीं ना बोलिएगा कि नहीं आता है, टिप्पणी क्या होता है समझ में नहीं आता है। बोलना होगा ना, इसलिए ना मुख्य परीक्षा लिया जाता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, दुखद घटना थी, ग्रामीण क्षेत्रों में नशा का प्रचलन बढ़ा है, अवैध रूप से नशीले शराब का प्रचलन भी बढ़ा है, इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, यही सब बोलेंगे ना, यही सब टिप्पणी होता है। बस इतना ही आपको सोचना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। अगर प्रश्न पर टिप्पणी करना है तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जितने भी सुधार किए गए उन सुधारों के केंद्र में मेरे विचार से सैन्य सुधार थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने सैन्य सुधारों के माध्यम से न सिर्फ आंतरिक समस्याओं पर बल्कि मंगोलों के विरुद्ध तथा दक्षिण भारत में भी सफलता प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार भविष्य में शेरशाह और अकबर के लिए प्रेरणा स्रोत बने। एक तरीका हुआ ये, है ना। इसके अलावा आप सैकड़ों तरीकों से लिख सकते हैं टिप्पणी, कोई मैटर नहीं है। जो दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है वह है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों का विवरण दें। यह एक सिंपल प्रश्न है, लेकिन निष्कर्ष और भूमिका लिखना कभी भी सिंपल नहीं होता है, क्योंकि बाजार सुधार और सैन्य सुधार दोनों दिया गया है। इसलिए जब आप भूमिका लिखें तो बाजार सुधार और सैन्य सुधार दोनों का समावेश आपकी भूमिका में होनी चाहिए। और जो आप मेन पार्ट जब लिखिएगा, बॉडी पार्ट लिखिएगा, तो आप शुरू कर सकते हैं वही बरनी के स्टेटमेंट से। राजत्व का आधार जो सेना प्रशासन या कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर जो आप ध्यान देंगे बॉडी पार्ट में, पहला तो आपको बाजार सुधार 60% पर रखना है, सैन्य सुधार 40% पर रखना है। और यहाँ पर जितने भी सुधार से संबंधित पॉइंट्स हैं सारे के सारे को डालने का प्रयास करना है। इसके लिए डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल इत्यादि का भरपूर यूज करें, ताकि आंसर में जो है आपका कंपैक्टनेस आ जाए। अगर नहीं यूज करेंगे तो आंसर में कंपैक्टनेस नहीं आएगा। कंक्लूजन छोड़ दिया गया है आप लोगों को लिखने के लिए, है ना, क्योंकि सिंपल प्रश्न था। लेकिन निष्कर्ष 2-3 बार पहले रफ में लिख लीजिए, फिर यहाँ पर लिखिए। अगला जो है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार का आलोचनात्मक विवरण दें।
और उसके बाद है आलोचनात्मक मूल्यांकन। दो प्रश्न मैंने दे दिया है, एक सिंपल आलोचनात्मक विवरण, दूसरा है आलोचनात्मक मूल्यांकन। दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर आलोचनात्मक विवरण देना है, तो आपको लिखने के दौरान ही भूमिका में ही थोड़ा बहुत आलोचना करते हुए भूमिका को लिखना है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई बाजार नीति और बाजार सुधार के लिए उठाए गए कदम तत्कालीन परिस्थितियों में क्रांतिकारी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इन सुधारों को निरंकुशता पूर्वक लागू किया था, जिससे सीमित वर्ग को ही लाभ प्राप्त हुआ। देखिए थोड़ा आलोचना भी हो गया है, तो ये भूमिका एक इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तरीका और भी है, लेकिन इस तरीके से भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस तरीके से लिखिए। लेकिन क्वेश्चन का स्वरूप कभी भी बदल सकता है, इसलिए लिखना तो सीखना होगा ही। तीनों सुधारों का आपको इसमें क्या करना है, मेन बॉडी पार्ट में एक सामान्य विवरण प्रदान कर देना है। चूंकि आलोचना भी करना है, इसलिए यहाँ पर आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट एवं अन्य तकनीकों का भरपूर प्रयोग कर आंसर में जो सुधारों में कम्पैक्टनेस लाने हैं, सारणी वगैरह बना दीजिए, एक साथ सारे सुधार को लिख दीजिए, हर चीज आ जाएगा। बस एक बार सोचिए तो, है ना। बाजार सुधार में आपका ये तीनों है, ये देखिए ये तीनों के बारे में लिखना है और कम से कम शब्द में लिखना है, ताकि आप आलोचना को भी लिख सकें, अन्यथा आपके उत्तर जो हैं बड़े हो सकते हैं। आलोचना में जैसे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डाला है, आप कुछ और भी पॉइंट्स सोच सकते हैं, उसका कोई रोक नहीं है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अत्यंत निरंकुशता पूर्वक बाजार सुधार किया गया था, मूल्य पर जबरन नियंत्रण, व्यापारियों को नुकसान या फिर कम लाभ हुए, कई व्यापारियों को कम तौलने पर मांस काट लेना, अधिकारियों और गुप्तचरों की बड़ी फौज। तो इस ढंग से आप कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आलोचना है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार के केंद्र में आम जनता नहीं बल्कि सैनिक थे। देखिए पॉइंट्स ऊपर से ही लिया जा रहा है, कहीं और से नहीं लिया जा रहा है। मंगोलों से युद्ध, दक्षिण भारत विजय और अन्य महत्वाकांक्षाओं से विवश होकर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार सुधार किए गए थे। उसके बाद जो है अलाउद्दीन के बाजार सुधार से सिर्फ दिल्ली वासियों और सैन्य वर्ग को ही लाभ हुआ, साम्राज्य के शेष भाग के नागरिक विशेष रूप से लाभान्वित नहीं हुए। तो सब आलोचना में आपका चला जाएगा। नेक्स्ट जो है नए अधिकारी वर्ग की नियुक्ति, राजकोष पर बोझ बढ़ा। सोचना है इसमें, है ना, कहाँ से आलोचना के तत्व मिल सकते हैं। दिल्ली में निश्चित कीमत पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दोआब के किसानों पर अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था, 50% टैक्स ले लिया था और गल्ला के रूप में जो है ले रहा था, अनाज के रूप में ले रहा था, नगद नहीं ले रहा था। वहाँ पर किसानों को कुछ समस्या का सामना करना पड़ा। बर्नी का कहना है, ये भी देखिए आलोचना में आ सकता है। बर्नी का कहना है दिल्ली में कम कीमत के कारण अलग अलग क्षेत्रों से लोग बसने लगे थे, स्वाभाविक था जनसंख्या दबाव, जन दबाव दिल्ली पर अनावश्यक रूप से बढ़ गया था। अनावश्यक रूप से दिल्ली पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा क्योंकि कम कीमत के लालच में कुछ लोग वहाँ पर आकर के बस गए थे। कई व्यापारियों को अग्रिम ऋण देकर अलग अलग वस्तुओं को बाहर से लाने को कहा गया था। सुल्तान के द्वारा निर्धारित कीमत पर दिल्ली में बेचना अनिवार्य किया गया। इस क्रम में व्यापारियों को लाभ हो रहे थे या हानि, इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन धन को राजकोष में फिर लौटाना भी था। तो कुछ नुकसान हुआ है व्यापारियों को, इसमें दो मत नहीं है। अगला जो है बाजार सुधारों में मानव के खरीद बिक्री एक अमानवीय और नकारात्मक पक्ष था। हालांकि मध्यकालीन समाज में यह माने, ये भी बता दीजिए कि पूरे दुनिया में चला करता था उस समय गुलामों का व्यापार। उसके बाद स्पष्ट था बाजार सुधार कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। इस कारण कई पक्षों के लिए सकारात्मक रहा तो अधिकांश पक्षों के लिए नकारात्मक। पर अलाउद्दीन के बाजार सुधारों ने आर्थिक नीति में एक नए तत्व की शुरुआत भारतीय संदर्भ में की, है ना। मुख्य शब्दों को अंडरलाइन आप कर सकते हैं
और फिनिशिंग जो होता है, निष्कर्ष जो होता है, आपका विचार होता है, यह सकारात्मक होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी इतिहासकार के नाम को डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए आलोचनात्मक और मूल्यांकन दोनों है। केवल इस बार जो है आलोचनात्मक विवरण नहीं है बल्कि आलोचनात्मक मूल्यांकन है। तो जो भूमिका आपका होगा उसमें जो सामान्य तत्व है, फिर आलोचनात्मक तत्व है और कुछ मूल्यांकन वाला तत्व, ये तीनों को आप हल्के फुल्के शामिल करके अपनी भूमिका को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाजार सुधार को और कम्पैक्ट इस बार आपको करना होगा, क्योंकि आपको इस बार आलोचना भी लिखने हैं और मूल्यांकन भी लिखने हैं। चूंकि आलोचना लिखा जा चुका है इसलिए यहाँ पर जो है आपको मूल्यांकन मिलता है। ठीक है, तो देखिए बाजार सुधार के केंद्र में सैन्य पक्ष थे, पर शायद यह कहना गलत होगा कि यह अमानवीय थे, क्योंकि मंगोल अगर सफल हो जाते तो फिर दिल्ली और अन्य क्षेत्रों की क्या स्थिति होती, यानी कि इसका आकलन भी आप नहीं कर सकते हैं। भारी नुकसान उठाना पड़ता, मारकाट होता, लूटपाट होता। अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य कहीं से सैनिकों के वेतन को कम करना नहीं था, क्योंकि मूल्य को नियंत्रित करना था, जो स्पष्ट है। ये डाटा आप दे सकते हैं एक सारणी बना करके कि अकबर के काल में 240 रुपया और शाहजहां में 200 रुपया प्रतिवर्ष था। वहीं एक कस्बा के लिए अलाउद्दीन खिलजी के काल में 234 रुपया प्रति वर्ष था। तो इसने वेतन तो कम नहीं दिया, इससे क्लियर हो गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने कम वेतन दिया है कहना गलत है। इसी प्रकार दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण का खतरा अधिक था और सैनिकों की संख्या यही कारण थी कि यहाँ पर अधिक थी। यहाँ कैंप्स थे सैनिकों के, है ना, कैंट जैसे आपका रामगढ़ में है ना। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक ही बाजार सुधार को लागू किया। तो एक शासक का यह कर्तव्य होता है कि जनता की रक्षा करे, उसके लिए उसे निर्णय लेने का अधिकार होता है। उस समय मध्यकालीन परिस्थितियां थी तो ज़्यादा निरंकुश थे। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, लगभग सारी शक्तियां जो हैं सुल्तान या बादशाह में संकेंद्रित रहती थी। तो अपने अनुसार उसने निर्णय लिया। महत्वाकांक्षी सुल्तान था, अगर वह निरंकुशता के साथ बाजार सुधार को लागू नहीं करता तो यह सफल ही नहीं होता। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मूल नियंत्रण की व्यवस्था जारी नहीं रख सकी। मध्यकालीन भारत में गुलामों की खरीद बिक्री विधिक थी, है ना। वर्तमान संदर्भ में, यह आपका विचार है पूरी तरह से, वर्तमान संदर्भ में अवैध जरूर है पर इसे सभी कालों में अमानवीय माना जा सकता है। हालांकि आप बोल सकते हैं कि उस समय विधिक था लेकिन इसे मानवीय नहीं कहा जा सकता। अब प्रश्न उठता है कि मूल्यांकन में भी ये भी डाल सकते हैं और भी बहुत सारा लिखने का तरीका हो सकता है, केवल यही तरीका नहीं है कि जो उसने सुधार किए वो कहाँ तक सफल रहा, यानी कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सका कि नहीं, अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सका कि नहीं। मंगोलों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान कर दिया था। सैन्य और आंतरिक विद्रोह एकदम नहीं हुए। उत्तर और दक्षिण भारत का विजय, दक्षिण भारत मलिक काफूर के हेल्प से जो जीता था वह क्रांतिकारी था। उसके अलावा जनता के बीच भी कोई विशेष असंतोष नहीं था। ये सब लिख सकते हैं, लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, एक बार ध्यान से स्टडी कर लीजिए। स्पष्ट था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने सुधारों के माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों ने न सिर्फ तत्कालीन संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण थे बल्कि शेरशाह अकबर के लिए भी यह प्रेरणा स्रोत बने। इसके अलावा जो लिखना है लिखिए, एक बार बस समझ जाना है। वर्तमान में भी सरकारों के मूल नियंत्रण यानी कि मुद्रास्फीति को रोकना, महंगाई को रोकना करने में कई तरह की समस्याएं आती हैं। इस कारण निरंकुशता के बावजूद एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि एके मूल नियंत्रण कैसे रख सका। केवल निरंकुशता तत्व नहीं थे,
इसके प्लानिंग भी काफ़ी अच्छे थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि भविष्य में भी अनेक निरंकुश शासक हुए पर ऐसे सुधारों का साहस नहीं कर सके। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार अर्थशास्त्रियों के लिए एक शोध का विषय बने रहेंगे। ये सिर्फ मूल्यांकन है, समझ गए ना। इसके तरीके हजार हो सकते हैं, आप लोग अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अब आता है सिर्फ मूल्यांकन का एक प्रश्न मैंने डाल दिया है, तो बाजार सुधार स्पेशली लिख दीजिए, इसके प्लस पॉइंट लिख दीजिए, इसके माइनस लिख दीजिए और अपना व्यू दे दीजिए, ठीक है, समझ गए ना। तो ये मूल्यांकन हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना दिमाग जो है खुलता चला जाएगा। अगला जो है फतवा जहांगीरी किसकी पुस्तक है? अलाउद्दीन खिलजी के कुल कितने सैनिक है ये जो आपको मानना है? 4,75,000, समझ गए ना। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने दे दिए हैं, बाकी जो है वॉइस कॉन्फ्रेंस में हो चुके हैं। सैन्य सुधारों के क्या कारण नहीं थे? क्लियर। कौन गलत सुमेलित है? ये मूल्य से रिलेटेड है, समझ गए ना, ये मूल्य से रिलेटेड है। कौन गलत सुमेलित है, यहाँ उत्तर दिया गया है। तो इस प्रकार ये टॉपिक समाप्त होता है। और जेपीएससी 11th जेपीएससी की तैयारी जिनको भी करनी है, टेलीग्राम ग्रुप शुरू हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर टेस्ट चल रहे हैं, डायरेक्शन दिए, गाइडेंस दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। जेएसएससी सीजीएल के टेस्ट के लिए जो इच्छुक हैं उनके लिए भी एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर टेस्ट चल रहे हैं, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।